8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हेलो स्टूडेंट्स, मयूर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास है वो है फिजिक्स की, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, भौतिक विज्ञान। इस फिजिक्स में अपने पास में टोटल 3 पेपर होते हैं, जिसमें होता है पेपर फर्स्ट, दूसरा पेपर होता है अपना पेपर सेकंड, और तीसरा पेपर जो है अपना वो है पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट जो है उसका नाम है मैकेनिक्स, पेपर है उसका नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। पेपर जो अपना है वो है ऑप्टिक्स। अगर हिंदी में कहें तो ये है अपनी यांत्रिकी, ये है विद्युत चुंबकी, और थर्ड जो पेपर है वो है प्रकाशिकी। इस टाइप से अपने पास 3 पेपर होते हैं। इन तीनों पेपरों में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 33, और ये जो पेपर होता है वो होता है अपने 34 नंबर का। इन सब में जो अपनी बुक है वो 4-4 यूनिटों में डिवाइड है। टोटल यूनिट होती है इनमें 4, इसमें भी 4 यूनिट, और इसमें भी टोटल जो अपना सिलेबस है, जो पूरी बुक है, वो 4 यूनिटों में डिवाइड है। अपना जो पेपर आता है फर्स्ट ईयर का, उस फर्स्ट ईयर के पेपर में पहला प्रश्न जो होता है वो 9 नंबर का होता है, जो कंपलसरी होता है, जो सभी को करना होता है। इसके बाद में प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न होते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न जो कंपलसरी होता है वो 9 नंबर का होता है, और बाकी का जो पेपर है ना, उस बाकी के पेपर में प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न लिए जाते हैं। प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न, तो कुल हो गए प्रश्नों की संख्या 9। इन 9 प्रश्नों में से पहला प्रश्न तो सभी के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। इसके बाद में जो प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न लिए जाते हैं, इनमें से अपने को एक-एक प्रश्न करना होता है। तो टोटल जो अपने प्रश्न होते हैं, बाकी के 4 प्रश्न जो अपने को करने होते हैं, वो टोटल प्रश्न होते हैं 6 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न होता है 6 नंबर का। तो कितने हो गए? 6 चौका 24, और ये हो गया 9। 24 और 9 33 मार्क्स। इस प्रकार से अपना पूरा पेपर 33 नंबर का होता है। इसमें से पासिंग मार्क्स जो हैं वो अपने को चाहिए होते हैं 12 नंबर। इसमें भी अपने को 12 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, और इसमें भी अपने को 12 नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में ये तो गई अपनी सब्जेक्ट की चर्चा। इसके बाद में एक होता है अपना प्रैक्टिकल साथ में। प्रैक्टिकल आप लोगों को होता है 50 नंबर का, ठीक है। इसका मैक्सिमम मार्क होता है 50 नंबर का, और इसको भी पासिंग मार्क्स में आप लोगों को कम से कम 18 नंबर आपको पास होने के लिए इसमें चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अपना जो कुल पेपर है फिजिक्स का, जो अपना पेपर है वो टोटल थ्योरी सब्जेक्ट का तो होता है 100 नंबर का, और प्लस प्रैक्टिकल 50 नंबर का। इस प्रकार से कुल 150 नंबर का होता है, जिसमें से अपने को 36% मार्क्स, पासिंग मार्क्स अपने को चाहिए। तो ये है अपने फिजिक्स की पूरी की पूरी कहानी, जो कि अपने सिलेबस पर आधारित थी कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, कितने पेपर चलेंगे, पेपरों का टाइप किस टाइप से होगा, कितनी बुक है, वो बुक किस हिसाब से डिवाइड है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, या आज हम लोग जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक है अपना मैकेनिक्स पोर्शन। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं यांत्रिकी के रूप में। इस मैकेनिक्स पोर्शन के जो सबसे पहली यूनिट जो अपनी है वो है फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक से संबंधित। सबसे पहले जो अपने टॉपिक पर बात आती है कि कोई वस्तु स्थिर है कि गतिशील है, स्थिर है तो किस हिसाब से स्थिर है, गतिशील है तो कैसे गतिशील है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्थिर वस्तु की कि होती। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं स्थिर वस्तु। स्थिर वस्तु का मतलब है कि कोई ऐसी वस्तु जिसमें समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो। ऐसी वस्तु जिसमें समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे कहते हैं स्थिर वस्तु। अर्थात समय का मान चाहे बढ़ता रहे लेकिन उसकी स्थिति जैसी थी प्रारंभ में वैसी की वैसी ही रहे, उस वस्तु को अपन कहते हैं स्थिर वस्तु। तो स्थिर वस्तु में सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ा लॉजिक जो है अपना वो यही है कि उसकी स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी वस्तुओं को हम लोग कहते हैं स्थिर वस्तु। दूसरी आती है अपनी गतिशील वस्तु। गतिशील वस्तु, गतिशील वस्तु इसका जस्ट अपोजिट है कि ऐसी वस्तु जिसमें समय के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित होती रहती है, उसे कहते हैं गतिशील वस्तु। ऐसी वस्तु जिसमें समय के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या होती रहे, परिवर्तित होती रहे, उसको हम लोग कहते हैं गतिशील वस्तु या स्थिर वस्तु। जो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तित नहीं होती या परिवर्तित नहीं करती, या समय के सापेक्ष जिसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसी वस्तुओं को हम लोग कहते हैं स्थिर वस्तु। क्लियर है? हाँ, तो आगे की जो हम लोग बात करते हैं तंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो ठीक है, बात करते हैं निर्देश तंत्र की कि ये होता क्या आखिरकार। निर्देश तंत्र का मतलब है कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। क्लियर बात? क्या कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, जो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि वस्तु गतिशील है कि वस्तु स्थिर है, किसके सापेक्ष गतिशील है या किसके सापेक्ष स्थिर है, उसके लिए बात करते हैं। जिस बिंदु के सापेक्ष उनको देखा जाता है कि वस्तु स्थिर है या गतिशील है, उसी तंत्र को हम लोग कहते हैं निर्देश तंत्र। क्लियर है बात? फिर से रिपीट करता हूं कि निर्देश तंत्र का मतलब है कि ऐसा निकाय या एक ऐसा पिंड जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं निर्देश तंत्र। जो कि अभी पिछले जो उदाहरण था, जो अपना एग्जांपल था, जिनके बारे में पढ़ा कि वस्तु स्थिर है कि वस्तु गतिशील है। अब वस्तु किसके सापेक्ष स्थिर है या किसके सापेक्ष गतिशील है, उसी तंत्र को या उसी वस्तु को हम लोग कहते हैं निर्देश तंत्र। अब बात करते हैं निर्देश तंत्र होता कैसा है, कहां होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि निर्देश तंत्र एक ऐसा होना चाहिए जो सर्वमान्य हो। इस निर्देश तंत्र की सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि निर्देश तंत्र ऐसा होना चाहिए जो सर्वमान्य हो और आसानी से मिल जाए। ठीक है, निर्देश तंत्र ऐसा होना चाहिए जो सर्वमान्य हो और आसानी से मिल जाए। इसके लिए हम लोग जिस तंत्र का उपयोग करते हैं वो है अपना कार्तीय निर्देश तंत्र।
कार्तीय निर्देश तंत्र। इसमें 3 रेखाएं होती है जो परस्पर लंबवत होती है, जिनमें से एक अपनी एक्स अक्ष होती है, दूसरी वाई अक्ष और तीसरी जेड अक्ष। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती है। ये तीनों बिंदु जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उसे मूल बिंदु या रेफरेंस बिंदु भी कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0 0 0 होते हैं और इसे निर्देश बिंदु भी कहते हैं। क्लियर है बात? अब बात करते हैं कि ये तो चलो हो गया, आसानी से मिल भी गया। किसी बिंदु की स्थिति को इसमें कैसे व्यक्त करें। इस निर्देश तंत्र में किसी भी बिंदु की स्थिति को किस प्रकार से व्यक्त करें, वो कुछ ऐसा है कि मान लो कि अपने पास में यहाँ पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु P के निर्देशांक है x, y और z, ठीक है। और इस बिंदु P की इस मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति है उसको व्यक्त कर दिया हम लोगों ने r वेक्टर के थ्रू। तो क्लियर है बात? ये जो अपना r वेक्टर है, इस r वेक्टर को हम लोग कहते हैं इसका स्थिति सदिश। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y, z हैं, जो मूल बिंदु O से इन निर्देशांकों पर स्थित है। यदि बिंदु P और इस बिंदु O को मिलाते हुए सीधी रेखा खींची जाए तो ये जो सीधी रेखा आई, इसी सीधी रेखा को हम लोग कहते हैं इसका स्थिति सदिश, जो कि हमने r वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया है। और ये जो अपना r वेक्टर है, इस r वेक्टर का जो मान होगा वो कुछ ऐसा होगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यह है अपना स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर, जो किसका है? इस बिंदु P का। किसके सापेक्ष? इस कार्तीय निर्देश तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद यदि ये जो मेरा r वेक्टर है, मैं इस r वेक्टर का मोड निकालना चाहूं, मोड मतलब इस r वेक्टर का मापांक या परिमाण निकालना चाहूं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका परिमाण जो होता है वो होता है √x² प्लस y² प्लस z²। क्लियर है बात? पिछला टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कोई बिंदु किसी निर्देश तंत्र में स्थित है तो इसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। यदि मान लो अपने पास में अपना जो निर्देश तंत्र है उसमें कोई बिंदु P है जो t1 समय पर उसके निर्देशांक x1, y1, z1 है और गति करता हुआ वो t2 समय पश्चात बिंदु Q पर पहुंच गया, जिसके निर्देशांक x2, y2 और z2 हैं। अगर इस प्रकार की कोई बात करें तो उनको निर्देश तंत्र में किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो ये जो अपना मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु को इस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा जो है वो अपनी r1 वेक्टर, जो किसको व्यक्त करेगी? इस बिंदु P के स्थिति सदिश को, जो कि किसके सापेक्ष है? मूल बिंदु के सापेक्ष। ऐसे ही इस बिंदु Q को यदि मूल बिंदु से मिलाएं तो ये जो दूरी आई या ये जो सदिश आया, ये जो है वो है बिंदु Q का स्थिति सदिश। और इन दोनों के बीच की बात करें तो इन दोनों का बीच का जो सदिश है वो कुछ इस प्रकार से शो करेंगे इसको, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्लियर है बात? क्या कि जो अपने पास समय अंतराल था कितना है कि वो t1 समय पर तो P बिंदु पर स्थित था, t2 समय पर कहां पहुंच गया? Q बिंदु पर पहुंच गया। तो समय अंतराल जो अपना है वो है t2 माइनस t1, जिसको हम लोगों ने किससे व्यक्त कर लिया? डेल्टा t से। इसी प्रकार इनका कुल विस्थापन कितना हो गया अपने पास में? विस्थापन हो गया अपना क्या? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, जिसको हम लोगों ने शो कर लिया r वेक्टर से। क्लियर है? हम लोगों ने निकाल लिया समय अंतराल, निकाल लिया विस्थापन, निकाल लिया। यदि मैं इस कण का वेग निकालना चाहूं तो क्या होगा? कण का वेग, और वेग होता है विस्थापन बटा समय, और विस्थापन बटा समय क्या है? डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t, या जिसको हम लोग कह सकते हैं
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, यदि मान लो ये बहुत कम हो, मतलब कुछ ऐसा लिख लिया जाए इसको कि यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो तो क्या लिमिट लगा ले क्या, तो वेग v वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। इसको कुछ इस प्रकार से भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात। अब अवकलन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर ऐसा कुछ फॉर्मेशन अपने को दिखता है तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन, dr वेक्टर अपॉन dt। तो ये क्या बन गया अपना वेग, कि v वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt। r वेक्टर का मतलब है अपने पास में उसकी स्थिति सदिश में कितना परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है। इसी प्रकार से यदि इसका त्वरण निकालना चाहें तो त्वरण निकालने के लिए इसका एक बार अवकलन और कर दिया जाए तो कुछ ऐसा मिलेगा अपने को, a वेक्टर इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt और v वेक्टर की वैल्यू है अपने पास में d अपॉन dt dr वेक्टर अपॉन dt। और सॉल्व करें तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर r वेक्टर। तो ये हो गया अपना उस बिंदु का, ये जो गतिशील बिंदु है उसका त्वरण किसके सापेक्ष, जो कि मूल बिंदु के सापेक्ष जो गति कर रहा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहे। जय हिंद।